बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ। और जो लास्ट पार्ट में हमने किया था समांतर माध्य की कैलकुलेशन के लिए सारे फॉर्मूलाज हमने देखे थे कि किस तरह से असमूहीकृत आंकड़ों और समूहीकृत आंकड़ों में समांतर माध्य की गणना की जाती है। फ्रेंड्स, ये समांतर माध्य क्या होता है? ये होता है एक सांख्यिकीय माप, जिसे कहते हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यानी कि एक सर्वेक्षणकर्ता द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें संगठित करने के बाद जो विधियां लगाई जाती है किसी निष्कर्ष को निकालने के लिए, उन्हीं विधियों में से एक है ये आपका समांतर माध्य है। ये जो मूल्य होता है वो क्या होता है? संपूर्ण डेटा का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रेंड्स, हम जो ये समांतर माध्य निकालने के लिए हमने गणना इस सूत्र को देखा था, तो आज इसके लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस लेकर आई हूँ, एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिससे आप सारे मेथड को अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा ये फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस फॉर्मूला को देखें कि किस तरह से फॉर्मूलाज होते हैं समांतर माध्य की गणना के लिए। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आप उस पिछले भाग को देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो कॉमर्स स्टूडेंट्स और आर्ट्स स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा थम्स अप दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहे ताकि मैं आपके लिए नए नए रिवीजन वीडियो लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले असमूहीकृत आंकड़ों की बात करते हैं। असमूहीकृत आंकड़ों में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है? फ्रेंड्स, इसमें जो समांतर माध्य की गणना की जाती है उसके 3 फॉर्मूला होते हैं, यानी कि 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं? समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। चाहे जिस भी विधि से समांतर माध्य की गणना करें, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। पहली होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, उसका सूत्र होता है x बार। फ्रेंड्स, हम समांतर माध्य को किस तरह से शो करते हैं? x बार, इस तरह से। ये जो x बार होता है ये क्या होता है? हमारा समांतर माध्य होता है। तो समांतर माध्य को हम लिखते हैं x बार से, इस तरह से। तो पहली जो विधि होती है वो होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, जिसमें हमारा सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन सिग्मा n। n क्या होता है? आपके पास जो चर होते हैं उन चरों का योग क्या होता है? आपका सिग्मा x होता है, और चरों की संख्या होती है आपका n। दूसरी जो विधि होती है वह होती है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि यानी आपको किसी एक चर को, दिए गए चर में से किसी एक चर को क्या चुनना होता है? कल्पित माध्य चुनना होता है। फिर उस चर से सभी चरों का क्या निकालना होता है? डेविएशन, विचलन निकालना होता है। और उन विचलनों के योग को सिग्मा d को जब हम डिवाइड करेंगे n से और उसमें कल्पित माध्य को जोड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ठीक है। फिर बात होती है, तीसरा जो सूत्र होता है वो होता है अपना पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में ये होता है कि अपन जो डेविएशन निकालते हैं, किससे निकालते हैं? कल्पित माध्य से। कल्पित माध्य से जो डेविएशन निकालते हैं उस डेविएशन में हम किसी समाप्रवर्तक का भाग देते हैं, c का। और ये जो c होता है वो हमें हमारे मन से एज्यूम करना होता है। आप किसी भी अमाउंट को क्या कर सकते हो? c एज्यूम कर सकते हो, किसी भी संख्या को c एज्यूम कर सकते हो। तो इसका जो सूत्र होता है वो कुछ इस तरह से होता है a प्लस सिग्मा d डैश डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय c। तो हम इन तीनों ही सूत्र से समांतर माध्य की गणना करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आप जो आपके पास चर होते हैं, चर यानी कि आपके पास जो x होता है उसमें से सबसे छोटी संख्या को अगर कल्पित माध्य मानते हैं तो आपकी कैलकुलेशन क्या होती है? बहुत ही आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है। क्योंकि छोटी संख्या को समांतर कल्पित माध्य मानने से क्या होता है ना, कोई भी नेगेटिव फिगर नहीं आता है। कोई नेगेटिव फिगर जब नहीं आता तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मेरा ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। एग्जाम्पल लिया है कि 40, 50, 55, 78 और 58 ये आपको दिए गए हैं। असमूहीकृत आंकड़ों में चर दिए गए हैं और आपको क्या करना है? समांतर माध्य की गणना करनी है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब फ्रेंड्स, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि आप नोटबुक लेके बैठें। तो अगर आपके पास नोटबुक है तो आप क्वेश्चन को नोट भी करें और आप भी मेरे साथ सोल्व करते जाएं इसे। तो क्या है, मेरे पास आंकड़े हैं 40, 50, 55, 78 और 58। ये मेरे पास असमूहीकृत आंकड़े हैं। तो फ्रेंड्स देखो, बहुत सी बार बहुत सी क्वेश्चन को ये कंफ्यूजन होता है कि मैडम कब वो FM वाले सूत्र लगेंगे, कब M वाला सूत्र लगेगा। तो फ्रेंड्स, जब ये आंकड़े सिर्फ हमें चर दिए होते हैं ना, इनके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो सूत्र लगता है सिग्मा x अपॉन n, a प्लस सिग्मा d अपॉन n और a प्लस सिग्मा d डैश डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय c।
ठीक है, जब साथ में f दे रखा होता है यानी कि क्या होती है, अपनी विविक्त श्रेणी होती है, और साथ में क्या दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी, यानी x और f दोनों चीजें दे रखी होती है, तो सूत्र कौन से लगते हैं, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा n, सिग्मा fd अपॉन n, और सॉरी यहाँ पे जो n होता है वो क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का योग, तो वहां पे हम n भी लिख सकते हैं और सिग्मा f भी लिख सकते हैं। और पद विचलन में क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय n, या सिग्मा f मल्टीप्लाइड बाय c। और तीसरी जो होती है हमारी सतत श्रेणी है ना, समूहीकृत आंकड़ों में जो सतत श्रेणी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, वर्ग दिए हुए होते हैं, और क्या होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, f दे रखा होता है, तो हमें सबसे पहले m निकालना होता है और सारे फॉर्मूलाज लगते हैं। तो यहाँ हम असमूहीकृत आंकड़ों की बात कर रहे हैं। असमूहीकृत आंकड़े हमको दिए गए हैं 40, 50, 55, 78 और 58। हम तीनों ही तरीके से समांतर माध्य की गणना करते हैं। तो जो पहली विधि है क्या है, हमारी प्रत्यक्ष विधि। अब इस प्रत्यक्ष विधि में हम समांतर माध्य की गणना कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n। अब देखो मेरे पास यहाँ पे सिग्मा x क्या है, ये 40, 50, 55, 78 और 58, ये क्या है, मेरा x है। तो मुझे क्या करना है, इन सभी का योग करना है। मेरे इन सभी की योग आई है फ्रेंड्स 281। तो मेरा सिग्मा x कितना हो गया, 281। और n यानी चरों की संख्या, मेरे पास कुल कितने चर हैं, तो कितने चर है, देखो 1, 2, 3, 4 और 5। मेरे पास चरों की संख्या कितनी हो गई, 5। तो मेरा n बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मेरा जो सूत्र है सिग्मा x अपॉन n, ठीक है ना, सिग्मा x कितना आ गया मेरा 281, और n बराबर आ गया है मेरा 5। मैं इसे अपने फॉर्मूला में लिख लेती हूँ कि 281 डिवाइड बाय 5, ठीक है ना, ये 281 यानी कि 281 डिवाइड बाय 5। तो मुझे क्या हो जाएगा, मेरा समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। मेरा समांतर माध्य आया है 56.2। 281 डिवाइड बाय 5 क्या है, तो आंसर आया है 56.2। फ्रेंड्स, आप किसी भी मेथड से समांतर माध्य की गणना कीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है हमारा क्या, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, अब इस कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है, a प्लस सिग्मा d अपॉन n। d क्या होता है आपका विचलन। विचलन किससे निकालते हैं, कल्पित माध्य से। a होता है हमारा कल्पित माध्य, जो हमें दिए गए चरों में से क्या होता है, चुनना होता है। आप दिए गए चरों में से किसी भी संख्या को चुन सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि सबसे छोटी संख्या को लेना आसान होता है, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव फिगर नहीं आता है, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे चर थे इसमें से मैंने कल्पित माध्य माना है 40। कितना माना है, 40, जो कि मेरे इन चरों में सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद हम आगे करते हैं, d होता है मेरा डेविएशन। इसको मैं निकालती हूँ x माइनस a करके। ठीक है, तो अपन टेबल में इसको करते हैं। देखो किस तरह से करेंगे। ये मेरा x दे रखा है, a माना है मैंने 40 को, और मुझे d निकालना है, तो क्या हो जाएगा मेरा x माइनस a। ठीक है ना, x माइनस a करना है मुझे। तो मेरा फर्स्ट देखो, अब ये इतनी सारी जो संख्या दे रखी है 40, 50, 55, 78 और 58, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 40। तो मैंने a किसे माना है, 40 को। अब मैं डेविएशन निकाल रही हूँ। x है मेरा 40, a भी है मेरा 40, तो 40 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फिर है मेरा x 50 और मेरा a है 40, यानी 50 माइनस 40 10। फिर x है मेरा 55 और a है मेरा 40, तो ये हो जाएगा 15। फिर x है मेरा 78, a है मेरा 40, तो ये हो जाएगा 38। और x है मेरा 58, a है मेरा 40, तो ये हो जाएगा मेरा 18। इन सब का जब मैं योग करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मेरे सिग्मा d, और सिग्मा d का योग आया है मेरे पास 81। ठीक है, सिग्मा d मेरे पास आ गया है 81। और मैंने कल्पित माध्य कितना माना था फ्रेंड्स, 40 माना था, 40 कल्पित माध्य माना था। और मेरा जो सिग्मा d आया है वो कितना आया है, 81। और n वही चरों की संख्या समान रहेगी, तो 81 डिवाइड बाय 5 प्लस मुझे क्या करना है, कल्पित माध्य मेरा यानी कि 40। तो ये जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, देखो 81 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा आपका 16.2, और कल्पित माध्य है मेरा 40, तो मेरा समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 56.2। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे थम्स अप दे, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
और मुझे मोटिवेट करते रहे। बात करते हैं तीसरा मेथड की, वो है पद विचलन विधि। अब पद विचलन विधि में अपना सूत्र क्या होता है, a प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय c। अभी d तो अपन ने निकाला था, d डैश क्या होता है, तो d डैश होता है फ्रेंड्स, आपने जो d निकाला था उसमें अगर आप c का डिवाइड करते हैं तो आपको प्राप्त होता है d डैश। c क्या होता है, c होता है आपका समापरिवर्तक। यह संख्या हमें हमारे मन से क्या करनी होती है, एज्यूम करनी होती है। आप किसी भी संख्या को जो आपके मन में है उसको c मान सकते हैं, पर किसी भी इवन नंबर को हम c मानते हैं तो उसका डिवाइड करना क्या होता है, ईजी रहता है। अब जैसे आपको किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करना बहुत ईजी टास्क होता है, तो मैं यहाँ पे 10 को ही क्या माना है, समापरिवर्तक माना है। अब इसको देखते हैं किस तरह इसको हम टेबल में सोल्व करेंगे। ये देखो, ये मेरी टेबल है, इस टेबल में मुझे निकालना है अब d डैश। मैंने देखो तीनों ही मेथड फ्रेंड्स एक ही टेबल में कर लिए हैं। ये देखो मैंने x कर लिया था प्रत्यक्ष विधि, ये मेरा कल्पित माध्य विधि, और ये है मेरी अब पद विचलन विधि। तो फ्रेंड्स जब मैं पद विचलन विधि में समांतर माध्य की गणना करनी हो तो मुझे क्या करना है, d डिवाइड बाय c। d कितना था मेरा, ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे कल्पित माध्य विधि के लिए, और c है मेरा 10। क्या है, मैंने c कितना माना, 10, तो मुझे करना है d डिवाइड बाय c। मेरा d कितना है यहाँ 0, c माना है मैंने 10, 0 बटा 10 यानी कि 0। फिर है यहाँ मेरा d 10 और मेरा c भी है 10, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1। फिर मेरा जो d है वो है 15 और c है 10, तो ये आ जाएगा मेरा 1.5। और फिर मेरा 38 है d और c मेरा 10 है, ये 3.8। फिर इस तरह से मेरा 18 d है और 10 मेरा c है, तो ये आ जाएगा मेरा 1.8। जब मैं इन सभी का योग करती हूँ तो फ्रेंड्स ये मेरे पास आता है 8.1, ठीक है ना। 1 प्लस 1.5 प्लस 3.8 प्लस 1.8, इन सबकी जो टोटल आती है वो आती है मेरे पास 8.1 आती है, ठीक है। अब इस 8.1 को अपने को वैसे फॉर्मूला में चलना है। ये रहा हमारा फॉर्मूला, देखो इसमें फॉर्मूला में रखते हैं हम हमारे फिगर। तो जब मैं फॉर्मूला में रखूंगी तो देखो मेरा a क्या था, माना था मैंने 40, ये मेरा 40। फिर मेरा सिग्मा d डैश क्या आया था 8.1, ये 8.1। n हमेशा सेम है मेरा चरों की संख्या यानी कि 5, और c माना था मैंने 10। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी क्या करूंगी, 8.1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आएगा मेरा 16.2, और मेरा कल्पित माध्य था 40। जब मैं इन दोनों का योग कर लेती हूँ तो ये हो जाता है मेरा 56.2। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी मेथड से समांतर माध्य की गणना करेंगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखो यहाँ भी 56.2 आया है, यहाँ भी 56.2 आया है, और यहाँ भी 56.2 ही आया है। तो ये बात करी है हमने असमूहीकृत आंकड़ों यानी कि प्रत्यक्ष श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी में। बात करते हैं अब विविक्त श्रेणी, समूहीकृत आंकड़ों में समांतर माध्य की गणना किस तरह से की जाती है। और विविक्त श्रेणी की हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि एक विविक्त श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस तरह से की जाती है। ये हमारी विविक्त श्रेणी। अब देखो विविक्त श्रेणी कौन सी होती है, जिस श्रेणी में हमें x दिया हो और f दिया हो वो श्रेणी कहलाती है हमारी विविक्त श्रेणी, ठीक है। अब इसमें समांतर माध्य की गणना तीनों ही तरीके से करनी है। तो सबसे पहला होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा m। अब देखो मुझे यहाँ पे x दे रखा है 100, 200 और 300, और f दे रखा है 250 और 10, ये 100, 200, 300, 250 और 10। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, fx चाहिए, क्योंकि मेरे सूत्र क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। देखो सिग्मा का मतलब होता है योग, टोटल, जिसके भी टोटल, जिसके आगे सूत्र में सिग्मा लगा होता है उसका मतलब होता है योग। अब मैं बोल रही हूँ ना, जब सिग्मा fx यानी कि fx का योग, सिग्मा f यानी कि f का योग, तो देखो f के लिए तो मुझे इसकी टोटल करनी है, f की ये आ रही है मेरी 260। फिर मुझे चाहिए fx, तो मेरे पास x है और f है, तो जो मुझे fx निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को गुणा कर दूंगी fx। तो मेरा क्या आ जाएगा fx, तो देखो क्या आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 200, ये हो जाएगा मेरा 20,000। फिर 200 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी 10,000, और 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 3,000। इनका योग आता है मेरे पास 33,000। ये क्या है मेरा fx आ गया। अब मैं इसे फॉर्मूला में रखती हूँ। देखो मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है ना। सिग्मा fx अपॉन f है, और मेरा सिग्मा fx कितना आया था 33,000, और मेरा सिग्मा जो f है वह है 260। तो ये जो मेरा समांतर माध्य है वो कितना आ जाएगा 126.92, यानी कि मेरे को करना है 33,000 डिवाइड बाय 260, तो ये आ जाएगा मेरा 126.92।
बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा जो मेथड है वो है मेरा कल्पित माध्य विधि। इस कल्पित माध्य विधि में जब मैं समांतर माध्य की गणना करूंगी तो क्या आ जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ, वही a यानी कि अपना कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य से जब हम सारे चरों का विचलन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। आप देखो निकालते हैं कैसे निकालेंगे विचलन। d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x माइनस ए। यहाँ हमारे x क्या है, 100, 200, 300, और a हमने कितना माना, सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी, सबसे छोटी संख्या 100, तो मैंने 100 को माना है। देखो 100 माइनस 100 0, फिर 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 100 यानी कि 200। ये क्या आ गया मेरा d आ गया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, एफ डी। तो एफ डी के लिए मुझे इस d को किससे गुणा करना पड़ेगा, f से। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्या करना पड़ेगा मुझे, 200 मल्टीप्लाइड बाय 0। जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगी, ये है मेरा 200 f और d है मेरा 0, इन दोनों को गुणा करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0। फिर है मेरे पास 50 मेरा f है और 100 मेरा d है, तो मेरा fd कितना आ जाएगा, 5000। फिर ये मेरा 10 है f और 200 है मेरा d, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2000। जब मैं इनका योग करती हूँ तो ये आता है मेरे पास 7000। मेरा जो सिग्मा f है वह है 260 और कल्पित माध्य कितना माना था मैंने, 100। जब इसे सूत्र में ले जाकर रखते हैं अपन, ये है हमारा सूत्र। इस फॉर्मूला में जब हम रखेंगे कुछ इस तरह से, तो हमारा जो कल्पित माध्य है वह है हमारा 100। सिग्मा एफ डी हमारे पास आया है 7000 और सिग्मा एफ आया है 260। तो 7000 डिवाइड बाय 260 जब मैं करूंगी तो मेरे पास आएगा 26.92, और जब मैं इसमें जोड़ूंगी कल्पित माध्य 100 तो ये हो जाएगा मेरा 126.92। क्या जाएगा मेरा, समांतर माध्य। बात करते हैं तीसरी विधि पद विचलन विधि की। तो पद विचलन विधि में जो मेरा सूत्र होता है क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय सी। ए वही है मेरा कल्पित माध्य, d डैश है तो मेरे पास जो d आएगा उसमें मुझे डिवाइड किसका करना है, c का। और c जो वो संख्या जो मेरे मन से मुझे क्या करनी है, माननी है। मैंने यहाँ c माना है 10 को, ठीक है। और सिग्मा एफ वही f का योग। अब इसकी टेबल में अपन निकालते हैं इसको कुछ इस तरह से। ये है मेरी टेबल, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा था, d निकाल रखा है पहले से। देखो अब इसको करते हैं, मुझे करना है d डैश के लिए d डिवाइड बाय c करना है मुझे। तो मेरा d कितना आया था यहाँ पे, 0। c कितना माना, 10। तो 0 डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा मेरा, 0। फिर मुझे करना है d डिवाइड बाय c। d है मेरा 100, c है मेरा 10, यानी कि 100 डिवाइड बाय 10 ये हो जाएगा मेरा 10। फिर ये मेरा d है 200 और मेरा c है 10, तो 200 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा मेरा 20। ये आ गया मेरा d डैश। अब मुझे क्या चाहिए, एफ डी डैश चाहिए। तो मुझे इससे गुणा किससे करना पड़ेगा, f से। तो मेरे पास जो d डैश आया है उसे मैं गुणा किससे कर लूंगी, f से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डी। तो देखो यहाँ पे मेरा f है 200, d डैश है 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0। फिर ये है मेरा 50 और ये है 10, तो ये जाएगा 50 × 10 यानी कि 500। फिर ये f है 10, d डैश है मेरा 20, तो ये हो जाएगा 200। इसको गुणा करूंगी तो इनका जो योग आता है मेरे पास आता है 700 इनका योग आता है। अब मैं इसे ले जाकर रखती हूँ कहाँ, फॉर्मूला में। ये है मेरा फॉर्मूला, देखो आप इसमें सारी चीजें जो अपन ने निकाली है उसी को सिर्फ पुट अप करना है, तो हमारा जो क्या होगा, समांतर माध्य हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो हमने ए कल्पित माध्य कितना माना था, 100 माना था। जो हमारा एफ डी डैश की टोटल आई वो कितनी आई, 700। हमारा सिग्मा एफ था 260 और सी माना हमने 10 को। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 126.92। फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि आप किसी भी मेथड से समांतर माध्य की गणना करिए, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम ही आएगा, समान आएगा। तो ये थी फ्रेंड्स समूहित आंकड़ों में विविक्त श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। अब बात करते हैं समूहीकृत आंकड़ों में सतत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। अब सतत श्रेणी क्या होती है फ्रेंड्स, जिस श्रेणी में आपको क्या दे रखे होते हैं, वर्ग दे रखे होते हैं, क्लास दे रखी होती है और साथ में आपको क्या दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। तो ये श्रेणी कहलाती है आपकी सतत श्रेणी कहलाती है। अब जब सतत श्रेणी में हम समांतर माध्य की गणना करेंगे तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है m। m होता है आपका मिड वैल्यू। क्या होता है m, मिड वैल्यू। और ये मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, L1 + L2 / 2। ठीक है, L1 और L2 क्या होता है, L1 होता है आपका वर्ग की
निम्न सीमा, और L2 का मतलब होता है वर्ग की उच्च सीमा। ये वर्ग है, वर्ग के जो ये दोनों हैं इनको कहते हैं वर्ग सीमाएं। और वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके जब हम उसमें डिवाइड करते हैं किसका, 2 का, तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, m मिलता है। तो देखो मेरा वर्ग है 0 से 10, तो मेरे वर्ग की निम्न सीमा L1 है 0 और L2 है मेरी 10। तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा मेरा 10/2, तो मेरा m कितना आ जाएगा 5। इसी तरह से मैं सारे वर्ग के लिए निकालूंगी, 10 + 20 डिवाइड बाय 2 यानी 15, 20 + 30 डिवाइड बाय 2 यानी कि 25, 30 + 40 डिवाइड बाय 2 यानी 35, और 40 + 50 डिवाइड बाय 2 यानी कि 45। ये क्या आ गया मेरा m, मिड वैल्यू आ गई मेरी। अब इस विधि में जो मेरा पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य की गणना किस तरह से की जाती है फ्रेंड्स, क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, ठीक है ना, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। अब तो मुझे क्या निकालना है, FM निकालना है, मेरे पास M है और F है, तो मैं FM निकाल सकती हूँ क्या, जी हाँ बिल्कुल, मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। F और M का जब मैं गुणा करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, FM आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास सबसे पहली F है 5 और आपका M भी है 5, तो FM हो जाएगा आपका 25। फिर इसी तरह से 12 × 15, 15 × 25, 25 × 35 और 8 × 45, तो ये जो आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा FM, और इस FM का योग आया है 1815, 1815। फिर मुझे और क्या चाहिए, सिग्मा F और सिग्मा F, इन सभी का योग, फ्रीक्वेंसी का योग 5 + 12 + 15 + 25 + 8, इनका जो योग आया है मेरे पास वह है 65, 65। तो जब मुझे निकालना होगा x बार, तो मेरा सूत्र क्या है, सिग्मा FM डिवाइड बाय सिग्मा F। मेरा FM आया था 1815 और मेरा सिग्मा F है 65, तो मेरा जो समांतर माध्य है वह आएगा मेरा 27.92। ठीक है, बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो है मेरा पद विचलन विधि। पद विचलन विधि का जो सूत्र है वह क्या है, a + सिग्मा FD डैश डिवाइड बाय F मल्टीप्लाइड बाय C, यानी a मुझे क्या करना है, कल्पित माध्य मानना है। अब यहाँ पे मेरे पास x नहीं है, मेरे पास क्या है, m है, तो m में से क्या मानूंगी मैं, कल्पित माध्य मानूंगी। यहाँ मैंने कल्पित माध्य लिया है 5, जो कि सबसे छोटी संख्या है, C लिया है मैंने 10 को। अब देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा ये। तो जो मेरा सबसे पहले d निकालना है, मेरा d क्या हो जाएगा, x - a होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा m - a। ये मेरे m है और इसमें से सबसे छोटी जो संख्या है मेरी ये 5, इसको मैंने क्या माना है, a माना है, कल्पित माध्य। तो सबसे पहला 5 - 5 = 0, 15 - 5 = 10, 25 - 5 = 20, 35 - 5 = 30 और 45 - 5 = 40। ये क्या आ जाएगा, मेरा d आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, d डैश, तो d में किसका डिवाइड करूंगी, c का, और c कितना माना है मैंने 10, तो 0/10 = 0, 10/10 = 1, 20/10 = 2, 30/10 = 3 और 40/10 = 4। फिर मुझे चाहिए मेरा FD डैश, यानी कि मुझे इसको गुणा किससे करना है, f से। तो जो मेरे पास d डैश आया है उसको मैं गुणा करूंगी किससे, f से, तो मेरे पास आ जाएगा FD डैश। तो मेरा f है 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 यानी कि 0, फिर ये आपका 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 = 12, फिर 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 = 30 और 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 = 75 और 8 मल्टीप्लाइड 4 = 32। ये हो जाएगा मेरा FD डैश। अब मुझे क्या करना है, इनका योग करना है, तो इसका जो योग आया है वो आया है 149। ठीक है, अब इसे हम सूत्र में ले जाके रखते हैं। देखो ये है हमारा सूत्र और इस सूत्र में हमने ये फिगर पुट करेंगे। जो कल्पित माध्य माना था, हमने क्या माना था 5, हमारा जो FD डैश का योग आया है 149, हमारा सिग्मा F है 65 और C माना था हमने 10। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 22.92 और ये आंसर आ जाएगा मेरा 27.92 x बार, यानी कि समांतर माध्य। ये सारे मेथड से हमने समांतर माध्य की गणना की है फ्रेंड्स। समूहीकृत आंकड़ों और असमूहीकृत आंकड़ों दोनों ही विधियों में हमने समांतर माध्य की गणना की है। तो फ्रेंड्स हम इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, यहाँ हमारा समांतर माध्य कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी आपके लिए मध्यिका और बहुलक की गणना किस तरह से की जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उसमें जो दूसरा है मध्यिका और बहुलक, उनकी गणना करना हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ